नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जयती मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। केंद्रीय बजट आने में अब कुछ ही समय बचा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत भी हो चुकी है, तो वहीं सरकार की ओर से आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट सदन में पेश की गई और इसी के साथ अब मोदी सरकार के इस कार्यकाल का आखिरी संपूर्ण बजट कितना समावेशी होगा, इसकी चर्चा शुरू हो गई है। दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था की रफ्तार नए वित्तीय वर्ष में कितनी होगी, इस पर विश्लेषण भी किया जाने लगा है। और इधर एक तरफ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वे में संतोषजनक विकास दर की उम्मीद बांधी, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष इस सत्र के सियासी मुद्दों पर टिका है। तो कैसा होगा इस बार का बजट? आर्थिक सर्वे को लेकर बजट और अर्थव्यवस्था पर केंद्र को विपक्ष किस तरह से घेरने की तैयारी कर रहा है, सब कुछ बताएंगे आपको हमारी इस खास पेशकश अर्थतंत्र में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। राष्ट्रपति ने मोदी सरकार के कामकाज का ब्यौरा रखा और सशक्त, समृद्ध, आत्मनिर्भर बन रहे भारत के अमृतकाल की तारीफें की। इसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण रखा गया, जिसमें भारत को दुनिया में सबसे तेज गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था और 6.5% की विकास दर का अनुमान जताया। लेकिन कांग्रेस ने इस पर कहा है कि सरकार संसद में अच्छी बातें करती है, लेकिन उनके काम उल्टे करती है। तो क्या मोदी सरकार की कथनी और करनी में फर्क रहने का विपक्ष का आरोप सही है? क्या कहती है आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट? जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बजट आम आदमी के लिए हमेशा ही दिलचस्पी का विषय रहता है। हर किसी की नजर वित्त मंत्री के पिटारे पर होती है। मन में तमाम उम्मीदें होती हैं कि किस वर्ग के लिए क्या निकलेगा, किसानों के लिए क्या, महिलाओं के लिए क्या, व्यापारी के लिए क्या। इन सब के बीच नजर इस बात पर रहती है कि क्या सस्ता होगा और क्या महंगा। इस बार भी सबकी नजर आने वाले बजट पर है। केंद्र सरकार की ओर से 1 फरवरी को बजट पेश होने वाला है। आने वाले लोकसभा चुनाव और उससे पहले कई राज्यों में होने वाले चुनाव के मद्देनजर हर किसी की नजर बजट पर है। ऐसे में बजट सत्र शुरू करने से पहले पीएम मोदी ने तकरार और तकरीर के बाद अमृत की उम्मीद जताई है। आज बजट सत्र का प्रारंभ हो रहा है और प्रारंभ में ही अर्थ जगत के जिनकी आवाज को मान्यता होती है, वैसी आवाज चारों तरफ से सकारात्मक संदेश लेकर के आ रही है। आशा की किरण लेके आ रही है, उमंग का आगाज लेकर के आ रही है। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में देश के विकास का रोड मैप रखा है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण में संतोषजनक विकास दर की उम्मीद बांधी है। तो विपक्ष इस सत्र के सियासी मुद्दों पर टिका रहा। मेरी सरकार को कुछ ही महीने में 9 वर्ष पूरी हो जाएगी। मेरी सरकार के लगभग 9 वर्षों में भारत के लोगों ने अनेक सकारात्मक परिवर्तन पहली बार देखे हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन ये हुआ है कि आज हर भारतीय का आत्मविश्वास शीर्ष पर है और दुनिया का भारत को देखने का नजरिया बदला है। जो भारत को भी अपनी अधिकांश समस्याओं के समाधान के लिए दूसरों पर निर्भर था, वही आज दुनिया की समस्याओं के समाधान का माध्यम बन रहा है। जिस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की हम कभी कामना करते थे, वो इन वर्षों में देश में बनना शुरू हुआ है। I rise to lay on the table a copy each of the following papers, Hindi and English version. Economic Survey 2022-23, Economic Survey 2022-23 Highlights, and Economic Survey 22-23 Statistical Appendix. आज तक जब से मोदी जी की सरकार आई, जितने सर्वे हुए
ये सब जो भले के लिए होते हैं वो गलती साबित होते हैं। सर्वे ना करें, किसी से रिसर्च ना कराएं, चले जाएं आटे दाल की दुकान पे, वहाँ जाके देख लें आज आटा कितना महंगा है, दाल कितना महंगा है। गरीब तो छोड़िए, अब तो मध्यम वर्ग के पहुँच के बाहर चला गया है। तो जो सरकार आटा दाल न दे सके, खाने के लिए निवाला न दे सके, उसे सर्वे पे बात नहीं करनी चाहिए। आज एक महत्वपूर्ण अवसर है। आज के वैश्विक परिस्थिति में भारत के बजट के तरफ न सिर्फ भारत का लेकिन पूरे विश्व का ध्यान है। डावाडोल विश्व की आर्थिक परिस्थिति में भारत का बजट भारत के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं को तो पूरा करने का प्रयास करेगा ही, लेकिन विश्व जो आशा की किरण देख रहा है उसे वो और अधिक प्रकाशमान नजर आए। मुझे पूरा भरोसा है निर्मला जी इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए भरपूर प्रयास करेगी। ये बजट सत्र में भी तकरार भी रहेगी, लेकिन तकरीर भी तो होनी चाहिए। और मुझे विश्वास है कि हमारे विपक्ष के सभी साथी बड़ी तैयारी के साथ बहुत बारीकी से अध्ययन करके सदन में अपनी बात रखेंगे। इधर ये तैयारी थी तो उधर रायसीना की पहाड़ियों से उतरा राष्ट्रपति का काफिला। जब संसद पहुंचा तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए केंद्रीय कक्ष में संबोधन का ये पहला मौका था। राष्ट्रपति ने सरकार के कामकाजों की रूपरेखा रखी और देश की आत्मविश्वास की ऊंचाइयों को लेकर गुलामी की मानसिकता दूर करने के सरकार के दावे दोहराए। अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरी करके आज़ादी के अमृत काल में प्रवेश किया है। आज़ादी के इस अमृत काल में हजारों वर्षों के गौरवशाली अतीत का गौरव जुड़ा है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणाएं जुड़ी है और भारत के स्वर्णिम भविष्य के संकल्प जुड़ी है। अमृत काल के ये 25 वर्ष का कालखंड स्वतंत्रता की स्वर्णिम शताब्दी का और विकसित भारत के निर्माण का कालखंड है। ये 25 वर्ष हम सब के लिए और देश के प्रत्येक नागरिक के लिए कर्तव्य की पराकाष्ठा करके दिखाने के ये हमारे सामने युग निर्माण का अवसर है और हमें इस अवसर के लिए 100% सामर्थ्य के साथ हर क्षण कार्य करना है। हमें 2047 तक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना है जो अतीत के गौरव से जुड़ा हो और जिसमें आधुनिकता का हर स्वर्णिम अध्याय हो। हमें ऐसा भारत बनाना है जो आत्मनिर्भर हो, और जो अपने मानवीय दायित्वों का पूरा करने के लिए भी समर्थ हो। ऐसा भारत हो जिसमें गरीबी ना हो, जिसका मध्यम वर्ग भी वैभव से युक्त हो। ऐसा भारत हो जिसकी युवा शक्ति और नारी शक्ति समाज और राष्ट्र को दिशा देने के लिए सबसे आगे खड़े हो, जिसके युवा समय से 2 कदम आगे चलते हो। ऐसा भारत जिसकी विविधता और अधिक उज्जवल हो, जिसकी एकता और अधिक अटल हो। दो 2047 में देश जब इस सच्चाई को जीवंत करेगा तो निश्चित रूप से उस भव्य निर्माण की नींव का अवलोकन और आकलन भी करेगा। तो आज़ादी के अमृत काल की इस प्रथम बेला को एक अलग आस्था के साथ देखा जाएगा। इसीलिए आज
अमृतकाल का ये समय, ये कालखंड बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 घंटे 2 मिनट तक चले अपने अभिभाषण में कहा कि भारत में मजबूत इच्छा शक्ति वाली सरकार है जो बिना डरे काम कर रही है। इसके लिए राष्ट्रपति ने सर्जिकल स्ट्राइक, आतंकवाद पर सख्ती, आर्टिकल 370 और 3 तलाक का हवाला दिया। योजनाओं का लाभ सही और सभी लाभार्थियों को मिले, कोई भी सरकार की योजना के लाभ से वंचित ना हो। माननीय सदस्यगण, हमने देखा है कि कोरोना काल के दौरान दुनिया भर में किस तरह गरीब के लिए गुजारा मुश्किल हो गया था, लेकिन भारत उन देशों में से एक है जिसने गरीब का जीवन बचाने का सर्वोच्च प्राथमिकता दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सरकार को लगातार 2 बार मौका देने के लिए लोगों का आभार जताया। उन्होंने गरीबों को मुफ्त अनाज की स्कीम जारी रखने की बात कही तो 11 करोड़ छोटे किसानों की मदद के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए की सम्मान निधि का भी जिक्र किया। मुझे खुशी है कि मेरी सरकार ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को नई परिस्थितियों के अनुसार आगे भी चलाने का निर्णय लिया है। ये एक संवेदनशील और गरीब हितैषी सरकार की पहचान है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सरकार गरीबों को मुफ्त अनाज के लिए लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपया खर्च कर चुकी है। आज इस योजना की प्रशंसा पूरे विश्व में हो रही है। इस प्रशंसा की ये वजह ये भी है कि टेक्नोलॉजी की मदद से बनी पारदर्शी व्यवस्था में आज पूरा का पूरा हर लाभार्थी तक पहुंच रहा है। माननीय सदस्यगण, हमारे देश में ऐसे अनेक वर्ग तथा ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जिनकी उम्मीदों और आवश्यकताओं पर समुचित ध्यान देकर ही समग्र विकास की परिकल्पना की पूरा की जा सकती है। आप मेरी सरकार ऐसे हर वंचित वर्ग और वंचित क्षेत्रों को वरीयता देते हुए काम कर रही है। मेरे सरकार ने हर उस समाज की इच्छाओं को पूरा किया है जो सदियों से वंचित रहा था। गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, इनकी इच्छाओं को पूरा कर उन्हें सपने देखने का साहस दिया है। कोई भी काम और कोई भी प्रयास छोटा नहीं होता, बल्कि विकास में सभी की अपनी भूमिका है। इसी भाव के साथ वंचित वर्ग और अविकसित क्षेत्रों के विकास पर बल दिया जा रहा है। इधर राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान संसद से विपक्ष नदारद मिला। सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी, केसीआर की पार्टी, बीआरएस समेत कई विपक्षी पार्टियां राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया। वहीं सर्वदलीय बैठक में भी 27 दलों के 37 नेता मौजूद रहे। बैठक में कांग्रेस और सपा के नेता मौजूद नहीं थे। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने लेटर लिखकर बता दिया था कि वे मौसम के चलते कश्मीर में फंसे हैं, इसलिए उनके नेता नहीं आ सकते हैं। वहीं इस बार भी बजट सत्र के हंगामेदार होने की संभावना है। विपक्ष महंगाई, चीन की सेना की घुसपैठ, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा, राम रहीम की पैरोल, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और अडानी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेर सकती है। इसी के साथ ही राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद से ही विपक्ष ने जता दिया कि वो कितना आक्रामक रहने वाला है। विपक्ष ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर भी सवाल उठा दिए। उन्होंने इसे सरकार का अभिभाषण करार दिया। मैं कह रहा, राष्ट्रपति तो चुनाव नहीं लड़ती है, लेकिन ये तो एक चुनावी भाषण मेरे ख्याल में
सरकार ने उनको दे दिया और ये चुनावी भाषण सरकार के सारे अचीवमेंट्स को देश को दिखाने के लिए, याद दिलाने के लिए और राष्ट्रपति को खड़ा कर दिया। बस यही बात है। राष्ट्रपति जी को हम बहुत इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन ये तो सरकार के भाषण। तो बहुत रहे, बट हाँ, सबसे पहली बात तो गर्व की अनुभूति यहीं से ही होती है जब एक देश के एक ऐसे वर्ग से आने वाली महिला राष्ट्रपति के पद पर बैठकर जिस तरीके से देश को गौरवान्वित करने का काम करती है। यकीनन वो दृश्य देखने में बहुत खूबसूरत था, बट हाँ, जो उन्होंने अपनी बातों में जिस तरीके से महिलाओं के बारे में बातों को उन्होंने मजबूती से रखा और प्राचीन भारत और आधुनिक भारत, बदलते भारत की दो तस्वीरों का मिश्रण करके जिस तरीके से, जहां एक तरफ हम लोग अपनी परंपराओं का भी निर्माण कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ आधुनिक भारत के निर्माण में जिस तरीके से सरकार योगदान दे रही है, ये तमाम बातों को बहुत खूबसूरती से उन्होंने रखा और यकीनन आज उनका पहला अभिभाषण सुनना बहुत बढ़िया अनुभव था। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद दोपहर करीब 1 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में इकोनॉमिक सर्वे पेश किया। सर्वे में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट के 6.5% होने का अनुमान लगाया। यह पिछले 3 साल में सबसे धीमी ग्रोथ होगी। वहीं नॉमिनल जीडीपी का अनुमान 11% लगाया गया है, यानी फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए रियल जीडीपी अनुमान 7% है। सर्वे में कहा गया कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। हालांकि यह पिछले 3 साल में सबसे धीमी ग्रोथ होगी। सर्वे के अनुसार परचेसिंग पावर पैरिटी के मामले में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और एक्सचेंज रेट के मामले में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। खैर, ये लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का अंतिम पूर्ण बजट है। मोदी सरकार साल 2014 से अब तक कुल 9 बजट पेश कर चुकी है और यह उसका 10वां बजट है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार बजट में कई बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं, जिसमें आने वाले चुनावों की झलक भी दिखने की पूरी संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। चलिए यार, रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको बताएंगे अर्थतंत्र के बारे में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इकोनॉमिक सर्वे में देश की इकोनॉमी की गुलाबी तस्वीर पेश की गई। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन का कहना है कि इकोनॉमी अब पूरी तरह से महामारी से उबर चुकी है और अब अगले दौर में जाने का समय है, लेकिन सर्वे रिपोर्ट में पिछले साल के मुकाबले कम ग्रोथ रेट दर्शाई गई। तो क्या इस साल देश के विकास की नई दर रफ्तार पकड़ने की तैयारी कर रही है? क्या इस साल देश में नौकरियों की बहार आएगी? क्या है जनता की सरकार से उम्मीद? देखिए खास रिपोर्ट। बजट, ये शब्द अमीर से लेकर गरीब हर किसी के जहन में होता है। बजट बिगड़ जाए तो चैन नहीं मिलता, बजट अच्छा है तो दिवाली मन जाती है, बजट है तो सब कुछ है। यानी अमीर की जेब और गरीब की रसोई सब बजट पर निर्भर है। देश की दिशा भी बजट तय करता है। देश किस ओर अग्रसर होगा? कोरोना जैसी महामारी आई तो कितना धड़ाम होगा? कोई आर्थिक संकट आया तो कितना टिका रहेगा? सब इस हिसाब किताब की डायरी में होता है। लेकिन इस बजट से पहले एक सर्वे भी आता है। इकोनॉमिक सर्वे में देश की आर्थिक हालात का लेखा जोखा होता है। साल के आखिर में पता चलता है कि कितना कमाया, कितना बचाया,
और कहां कितना खर्च हुआ और आगे कितना खर्चा होगा। देश की इकोनॉमी की हालत कितने पानी में है, सब कुछ बताती है इकोनॉमी सर्वे रिपोर्ट। इसमें लिखी संभावनाओं को ध्यान में रखकर अगले साल के खर्चों का एक अनुमान तैयार किया जाता है, यानी बीते साल का हिसाब किताब और आने वाले साल के लिए सुझाव, चुनौतियां और समाधान, सब कुछ इस किताब में होता है। I rise to lay on the table a copy each of the following papers, Hindi and English version: Economic Survey 2022-23, Economic Survey 2022-23 Highlights, and Economic Survey 22-23 Statistical Appendix. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट सत्र के दौरान इकोनॉमिक सर्वे पेश किया। सर्वे में कहा गया कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। कोविड-19 के 3 झटकों, रूस यूक्रेन युद्ध और दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बावजूद दुनिया भर की रेटिंग एजेंसियां भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में देख रही है। सर्वे में यह भी कहा गया कि आरबीआई की ब्याज दर में बढ़ोतरी, करंट अकाउंट डेफिसिट का बढ़ना, निर्यात में बढ़ोतरी पर ब्रेक इकोनॉमी ग्रोथ के लिए नेगेटिव है। Release its World Economic Outlook update, and they maintained India's GDP forecast or estimate for current financial year at 6.8, next financial year at 6.1, and importantly, for 24-25, they kept India's real GDP growth forecast at 6.8%. So they show an acceleration of India's GDP after a slight dip which they estimate for the next financial year. रिपोर्ट में संकेत दिया गया है कि मुद्रास्फीति की स्थिति बहुत चिंताजनक नहीं हो सकती है। हालांकि कर्ज की लागत लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर रहने की आशंका है। रिपोर्ट में कहा गया कि आगामी वित्त वर्ष के दौरान ज्यादातर वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले भारत की वृद्धि दर मजबूत रहेगी। ऐसा निजी खपत में सुधार, बैंकों द्वारा कर्ज देने में तेजी और कंपनियों द्वारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी के कारण होगा। Why is the economic growth going to perform better this decade, remainder of the decade? And what the reforms of the last 8 years have done to make sure that happens? And beyond 2030, what will be India's medium-term growth magnets? And finally, as we look ahead to 2047, what else and what more we could do to realize India's full potential in the Amrit Kaal? इस साल आर्थिक सर्वे अमृतकाल थीम पर आधारित है। सर्वे में कहा गया है कि कोविड-19 का खतरा कम होने से सप्लाई चेन में सुधार और मजबूत घरेलू डिमांड से ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा। सर्वे में आगे कहा गया है कि अगले वित्त वर्ष में रिटेल महंगाई दर 6% से कम रहने की उम्मीद है। The survey looks ahead to the medium term because the pandemic response and recovery phase is over. In fact, Chapter 1, the title itself says, State of the Economy, Recovery Complete. And therefore, after a long time, we have banking, non-banking and corporate sectors with healthy balance sheets, and they are ready to borrow and lend and invest. So we don't have to speak about pandemic recovery anymore. We have to look ahead to the next phase of India's economic growth process. So why is economic growth going to be better this decade? In order to look ahead to the future, we always have to first look back at the rear view mirror. इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है कि कॉरपोरेट और कंपनियों की बैलेंस शीट में मजबूती के संकेत मिले हैं। सरकार ने सर्वे में बताया है कि स्टील प्रोडक्शन में भारत दुनिया में बड़ी ताकत बना है। सर्वे में कहा गया है कि देश में विदेशी मुद्रा का पर्याप्त भंडार है, इससे करंट डेफिसिट की भरपाई हो जाएगी। Non-financial private sector rose very sharply in the first decade, and it got to the point where the credit to GDP ratio in actual terms was much higher than the trend in the first decade of the millennium. That is what you see. The middle hump is basically actual credit GDP ratio was well above trend, and it persisted for a long time. And because it was quite well above trend and also lasted longer, naturally it led to a period of excess borrowing and excess lending, and the second decade was a payback time. So India went through a classic financial cycle, credit boom and credit bust, and this is not something new for the world.
Every time you go through a financial boom and bust, it does leave its impact on economic growth, and that is what happened to us, especially in the second half of last decade. इस सर्वे के बाद जनता ने भी अपनी उम्मीद बताई है। महिलाओं को महंगाई से छुटकारा चाहिए, तो वहीं युवाओं ने नौकरी की मांग की है, तो वहीं टैक्स पेयर्स को टैक्स में सरकार से छूट की उम्मीद है। आर्थिक सर्वेक्षण में सरकारी नीतियों, प्रमुख आर्थिक आंकड़े और क्षेत्रवार आर्थिक रुझानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। वहीं जनता बजट में छूट का इंतजार कर रही है। और चलिए फिलहाल हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए।